हेलो फ्रेंड्स, आप सबने पिछले वीडियो को काफी प्यार दिया। जैसे 12th क्लास का हिस्ट्री चालू किया आप सबके कहने पर हड़प्पा सभ्यता जो पहला चैप्टर था उसका वीडियो बना। दूसरे चैप्टर में हम लोग पूछे राजा, किसान और नगर, जिसमें हर एक वंश पढ़ना है और हर एक वंश पर कुल समझिए कि ना मगध साम्राज्य पढ़ना है। उस मगध साम्राज्य पर कुल 7 वंशजों ने शासन किया, जिसमें से हर एक वंश को हम लोग पढ़ लिए थे। आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। काफी सब आपने प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आप सब इसी वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए। आप सबके बीच क्या रखने वाले हैं आज हम लोग देखेंगे शुंग वंश के बारे में, या फिर शुंग वंश क्या होता है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको कहीं प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली तो है नहीं, आप इस सब वाली बात ही जानबे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए और देखिए क्या है, हम लोग जानेंगे शुंग वंश। शुंग वंश से पहले हमारे मगध साम्राज्य पे आपका मौर्य वंश का शासन था। किसका था? मौर्य वंश का शासन था, मौर्य वंश का। आप ऐसे पाएंगे कि अपने घर के ही इतने अभागत बोलते हैं जिसको लोग थे, अपना अगर गद्दारी ना करे तो आप पूरे साम्राज्य को जीत सकते हैं, ऐसे था। आप इतिहास में पाएंगे कि उसी के सेनापति ने मार दिया, राजा बन गया। सेम टू सेम यहाँ पे वही कंडीशन होता है। मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे जिनका नाम था बृहद्रथ, क्या था? बृहद्रथ थे। यह मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, बात आप दिमाग में रखिएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। इन्हीं का एक सेनापति था। सेनापति कौन था मेरे भाई? सेनापति था, और उस सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। यह पुष्यमित्र शुंग क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या करके और मौर्य वंश के स्थान पे नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शुंग वंश। तो आपके दिमाग में आ गया। और शुंग वंश की स्थापना हुई थी 185 ईसा पूर्व, आज से पहले। समझ रहे ना? तो शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। और किसको मार करके? तो वह मारा किसको? बृहद्रथ को मार करके, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था ना। तो चलिए यहीं पे समझिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक, यही बात समझिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व हुई थी, ये बात ध्यान रखिए। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इतना बातें दिमाग में आपकी आ गई। अब समझिएगा आगे। पहला गैर क्षत्रिय ब्राह्मण राजवंश माना जाता है। जो भी मगध पे साम्राज्य किए थे, राजा बने थे, वो सभी थे क्षत्रिय वंश के। लेकिन शुंग वंश जो था एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण में आप इसको इसलिए गैर क्षत्रिय कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे प्यारे, कि पहला गैर क्षत्रिय वंशज कौन था जो मगध साम्राज्य पे राज किया? तो आपका जवाब होगा शुंग वंश था। सर, शुंग वंश जो था पहला गैर क्षत्रिय वंश था, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का कट्टर समर्थक भी थे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एकदम समझते चलिएगा। थोड़ा बताइएगा, हम तेज तो नहीं बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे? समझ में आ रहा है ना? तेज तो ज्यादा नहीं ना बोलता नहीं हम? हाँ चलो ठीक बात। अब अरे आप समझ जाते मुझे। राजधानी और साम्राज्य के बारे में जानिए। सबसे पहला इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। आप पहले देखते हैं, आप जब पढ़े हैं हर्यक वंश, हर्यक वंश के में जो आपसे उदयन ही पटना के स्थापित किया था, सोन और पुनपुन नदी के संगम पे। उसने राजधानी पटना को बनाई थी। तो पटना चलते आ रहा था, लेकिन जब शुंग वंश का साम्राज्य हुआ तो शुंग वंश की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। लेकिन द्वितीय राजधानी जो थी ये लोग विदिशा को बनाए। किसको बनाए? विदिशा। विदिशा अभी जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में है, और इसका पुराना नाम है बेशनगर। क्या है? बेशनगर। ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में आ रहा है ना? यानी शुंग वंश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। शुंग वंश का प्राथमिक जो राजधानी थी वह कहां थी? आप कहिएगा पाटलिपुत्र थी। लेकिन द्वितीय राजधानी किसको बनाया पुष्यमित्र शुंग ने? तो वह बनाया विदिशा को, जो विदिशा अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और विदिशा का प्राचीन नाम, पुराना नाम जो था वो बेशनगर था। ठीक ना? तो देखिए बात लिखा गया होगा, द्वितीय संस्कृत राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश में, जिसे प्राचीन काल में बेशनगर के नाम से जाना जाता है, बेशनगर भी कहा जाता है। अब आगे समझेंगे हम लोग। तीसरा टॉपिक देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग एवं धार्मिक नीति। यानी पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति क्या था, धर्म से रिलेटेड चीजें क्या थी इसकी। तो चलिए आइए देखेंगे। वैदिक धर्म और जो देखिएगा वैदिक चाहे ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार, जब यह आया तो जो वैदिक धर्म था उसका पुनरुद्धार किया, जो पहले विलुप्त हो चुका था। तब पुष्यमित्र शुंग वैदिक संस्कृति और ब्राह्मण धर्म का कट्टर समर्थक था ना। ब्राह्मण धर्म, यह गैर क्षत्रिय वंशज था, ब्राह्मण वंशज था, जिसकी वजह से ब्राह्मण का यह समर्थक था पूरे बढ़िया तरीका से। और देखेंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानिए। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है? तो शाही प्रभुता को दिखाने के लिए। जैसे मेरे जैसे कोई बलवान नहीं है। जैसा देखिए कि राम जी जब आए थे रावण को मार करके, तो अपना त्याग करे, घोड़ा छोड़े, वही अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। और जो घोड़ा पकड़ेगा, जिस राज्य में जाएगा, या तो युद्ध करेंगे या तो अपने आप को राजा के प्रति समर्पित कर देंगे कि हम अब कमजोर मानी, और वह अपने आप को पूरे विश्व प्रसिद्ध घोषित करेगा कि हम सबसे विजेता है, ऐसे करके। तो अश्वमेध जो यज्ञ होता है वो किसके लिए होता है? तो शाही प्रभुता को दिखाने
दिखाने के लिए होता है, समझ में रहे ना, शाही प्रभुता एकदम साहित्य है। देखेंगे यहाँ पे इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, यानी पुष्यमित्र शुंग जो थे वो 2 पुष्य यज्ञ करवाए। यह यज्ञों के पुरोहित महर्षि पतंजलि को रखे थे, है ना। वही पतंजलि जो आज पतंजलि चल रहा है, पतंजलि महाभाष्य जो था इसे करके, है ना। चलिए अब आगे बढ़िए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे समझते हैं। आगे ध्यान लाइए, बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण, यानी अब देखेंगे हम लोग कि जो यह शुंग वंश था, बौद्ध धर्म के प्रति इसका क्या विचार था, क्या दृष्टि थी। लेकिन प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्य दान में इसे बौद्ध स्तूपों और मठों का विनाशक बताया गया है। यह बौद्ध मठों को विनाश करके रख दिया, ब्राह्मण टाइप से था, तो इसलिए क्या किया गया, बौद्ध मठों को विनाश किया पुष्यमित्र शुंग। आगे देखिएगा, किंतु ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य क्या दर्शाते हैं, इसने सांची स्तूप जो एमपी में है, मध्य प्रदेश, सांची जो स्तूप है वह विश्व प्रसिद्ध स्तूप है, यह भी ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में है, का काष्ठ यानी लकड़ी की वेदिका को पत्थर पशान का बनवाया था, तथा भरहुत स्तूप जो है सतना, ये भी एमपी में है, का निर्माण पुनरुद्धार भी इसी के काल में हुआ था, ऐसा माना जाता है। अभी भी तो है, देखा जाता है कि नहीं, इसने कई बौद्ध मठों को तोड़ा, लेकिन ये भी देखा जाता है इसमें कि इसने एमपी में जो स्तूप है, एक सांची स्तूप जो विश्व प्रसिद्ध है, उसके लकड़ी की जो वेदिका थी उसे पत्थर का बनवाया। इसके साथ ही साथ भरहुत स्तूप जो था सतना में भी एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में, इसका देखा गया कि पुनः निर्माण करवाया जो टूटा हुआ था। तो एक तरह से अच्छा भी देखा जा रहा है और एक तरह से देखा जा रहा है कि बौद्ध मठों को विनाश भी कर रहा है। चलिए अगला देखेंगे, साहित्यिक विद्वान एवं ग्रंथ। अब इसे साहित्यिक, इसमें क्या रचना होती है इसके समय में, अब समझिएगा। पतंजलि तो बने हुए क्या था, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसके पुरोहित जो थे, पंडित, वह पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पुरोहित थे। इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक महाभाष्य नामक प्रसिद्ध टीका यानी बुक लिखी थी। ध्यान की बहुत फेमस है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो क्या कहिएगा, पतंजलि। अच्छा, पतंजलि के महाभाष्य, ये महाभाष्य है, तो पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, तो यहां से भी क्वेश्चन होते, प्राक मौर्य काल की, ध्यान रखिएगा, प्राक मौर्य काल की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, तो आपका जवाब होगा प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा, एंजॉय करते चलिए, समझते चलिए। अब पाणिनि के बारे में आप तो समझिएगा, संस्कृत व्याकरण के पिता माना जाता है पाणिनि को, है ना। पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी के रचयिता थे, जो मौर्य काल से पहले 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है कि मौर्य काल से पहले, प्राक मौर्य काल के, उससे पहले की जानकारी मिलती है आपके पतंजलि के महाभाष्य में। ध्यान रखिए, अष्टाध्यायी रचना इन्हीं की थी। मनुस्मृति देखेंगे, मनुस्मृति सबसे पहला स्मृति है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे पहला स्मृति कौन सा है, मनुस्मृति, जिसके रचयिता मनु जी है। कौन है, मनु। तो यहां ध्यान लीजिएगा, देखिएगा, इस काल में सबसे प्राचीन कानूनी ग्रंथ मनुस्मृति का अंतिम रूप से संकलन और रचना हुई थी। यानी मनुस्मृति एक प्रकार का क्या है, यह कानूनी ग्रंथ है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, एक प्रकार का कानूनी ग्रंथ है, न कि धार्मिक ग्रंथ है। और जो लोग इस समाज में, भारतीय समाज में धर्म के आधार पर जो लड़ते हैं कि मनुस्मृति एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल नहीं है, मनुस्मृति एक प्रकार का कानूनी ग्रंथ है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, इतिहास में लिखी हुई है। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को इस मनुस्मृति को लेकर के समाज में गलत भ्रांतियां नहीं फैलाने की आवश्यकता है, और ना ही आपस में लड़ने की आवश्यकता है कि एक प्रकार का मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ है। आपके दिमाग में आ गया, मनुस्मृति मनु द्वारा रचित सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक प्रकार का कानूनी ग्रंथ है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कालिदास के बारे में जानिए। कालिदास का प्रसिद्ध जो नाटक था, जिसका नाम था मालविका, देखा काली कल मालविकाग्निमित्रम, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये पढ़िएगा, बहुत बेहतर चीज है, कालिदास जी द्वारा रचित है, जो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कहानी है, जिसका पूरे एक साथ मिला करके मालवी काग्निमित्रम करके एक रचना मिलता है, जो आपके कालिदास की रचना है। वह आपके पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही, शुंग वंश के शासन काल में इसकी रचना होती है। चलिए अगला समझेंगे। अब देखिएगा, विदेशी आक्रमण और कला प्रतीक। विदेशी कौन कौन आक्रमण किए थे इस समय में, आ जाइए यहाँ पे। एवन यूनानी आक्रमण, जो एवन थे यूनान के थे, इन्होंने आक्रमण किए। देखेंगे पुष्यमित्र के समय एवन जो थे, ये बहुत बढ़िया है,
ट्रियस और मेनांडर ने आक्रमण किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये यूनान एमन के थे, जिसे पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र ने पराजित किया। इसका उल्लेख गार्गी संहिता और महाभाष्य में मिलता है। गार्गी जो थी जनक के समय में शास्त्र कुशल थी, तो वह जो इनके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला तरफ बढ़ते और ध्यान लाते हैं और समझिएगा। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, इसके बारे में विचार करिए। आप इसको बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तक्षशिला के यूनानी राजा एंटिआलकिडास का राजदूत हेलियोडोरस था, ठीक है ना। हेलियोडोरस विदिशा यानी जो बेस नगर विदिशा आया था और उसने यहाँ भगवत धर्म स्वीकार किया और भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था, ठीक है ना। तो गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा हेलियोडोरस जो था वो गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। समझ में आ रहा है ना, आगे देखिएगा। अब देखिए प्रतीक और महत्व, यहाँ कुछ चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह भारत में भगवत वैदिक धर्म का पहला पुरातात्विक शिलालेखीय प्रमाण है। कला और प्रतीक, शुंग काल में स्तूपों के चारों ओर पाषाण वेदिका, पाषाण माने पत्थर के वेदिका बैठने के लिए, समझ में आया ना, वेदिका और कलात्मक तोरण द्वार बनाए जाने लगे। भरहुत और सांची के तोरण द्वारों पर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, कमल का फूल, धर्म चक्र, गरुड़ और बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह उकेरे गए। यानी देखेंगे पत्थर पे ऐसे चीज को उकेरे गए, पत्थर को खोद के बनाया गया। गुप्तकालीन सिक्कों पर त्रिशूल, नदी तथा गरुड़ जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीक बनाए गए और यह पाया गया। तो ये भी कला के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान रहा था शुंग वंश का। चलिए आगे समझिएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, शुंग वंश का अंत। अब देखिए कि शुंग वंश का अंत आखिर कैसे होता है, अंतिम राजा कौन थे। शुंग वंश का अंतिम शासक जो थे जिनका नाम था देवभूति। ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा, देवभूति जो अंतिम शासक थे। और अब गौर लाइए, इसका पतन क्या हो गया 73 ईसा पूर्व। देवभूति के अयोग्य होने के कारण उसके अमात्य मंत्री, आप देख रहे हैं एक का मंत्री एक मार के यहाँ पे शासन कर रहा है। तो इसके मंत्री जो था जिसका नाम था वासुदेव, इसकी हत्या कर दी और मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। तो इसके आगे आप कौन से वंश को देखेंगे, कण्व वंश को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव थे। आपके दिमाग में आ गया, ये बात ध्यान रखिएगा, वासुदेव जो थे कण्व वंश के संस्थापक थे। बताइए इतना इंट्रोडक्शन आप देख लिए पूरी बेहतर तरीका से। अब हम चर्चा करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो आइए एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। समझिए यहाँ प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ गया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किसने किए थे, पुष्यमित्र शुंग। आपके सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था। तो दूसरी राजधानी बनाया था विदिशा को, जिसका प्राचीन नाम था बेशनगर, जो कहां है, मध्य प्रदेश में है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। विदिशा आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, विदिशा जिसे प्राचीन नाम बेशनगर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य किस ग्रंथ पर आधारित टीका है। माने किस ग्रंथ पे लिखा गया है, क्या मनुस्मृति पे लिखा गया है, अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी और महावंश है। तो अष्टाध्यायी पर लिखा गया पतंजलि का यह महाभाष्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाए गए 2 अश्वमेध यज्ञ थे, मुख्य पुरोहित कौन थे। तो जो 2 मुख्य था उसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। आपके राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, पतंजलि इसके मुख्य पुरोहित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट चलते हैं हम लोग ताकि कम समय में आपको बेहतर चीजें दी जा सके। प्रसिद्ध भरहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश का निर्माण पुनरुद्धार किस राजवंश के शासन काल में हुआ था। तो जो आपके प्रसिद्ध भरहुत स्तूप था उसका पुनरुद्धार शुंग वंश के शासन काल में हुआ था, जब पुष्यमित्र शुंग जो थे उसके नेतृत्व में बना था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, शुंग वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि महाकवि कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किस वंश का राजा था। जो नायक था अग्निमित्र, और अग्निमित्र इनकी प्रेम कथा पे जो लिखी गई है वह शुंग वंश का ही था। आपके राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, शुंग वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपके सामने है, बेशनगर जो विदिशा में प्रसिद्ध गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना किसने की थी। क्या कह रहे हो भाई, तुम बताओ। ये किया था हेलियोडोरस। कौन किया था, हेलियोडोरस जो एवन शासक था, आक्रमण किया था सब, और उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथ मनुस्मृति का संकलन मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? तो काल कहा जाए तो यह शुंग वंश के शासन काल में हुआ था, और शुंग वंश के शासन काल में एक प्रकार का एक कानूनी ग्रंथ था, न कि धार्मिक ग्रंथ। आपको पहले हम बता चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, शुंग वंश के शासन काल में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? यह शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह क्या था? देवहूति जो था, जिसे वसुमित्र ने मार करके क्या किया? नए राजवंश की स्थापना की, इसका नाम था कौरव वंश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे। म्याल तो थक गया बिल्कुल। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवहूति की हत्या करके कौरव वंश की स्थापना किसने की थी? तो देवहूति जो थे शुंग वंश का अंतिम शासक था, और इसको वसुमित्र ने क्या भाई वासुदेव ने मार करके क्या किया? देवहूति को मार करके नए वंश की स्थापना किया था। ये क्लियर हो गया ना? अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, देख लीजिए इसका आंसर बता देंगे नहीं बताते? हाँ ठीक है बता दीजिए, देवहूति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए लास्ट हो गया। इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न दिए गए थे। आई थिंक आप सेशन को बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो बेहतर लगता हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। फिर हम आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।